नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक और प्रशासनिक विचारक के बारे में जिनका नाम है हेनरी फायोल। जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी फ्रेडरिक विंसलो टेलर की थ्योरी के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में, वैसे ही हम जानेंगे कि हेनरी फायोल ने प्रशासन को लेकर के या जो आपका औद्योगिक संगठन होते हैं एक प्रकार से, यहाँ पे बात मैं औद्योगिक संगठन की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि टेलर के ही समकालीन माने जाते हैं ये, और कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र में इनका जो अनुभव रहा उसी के आधार पर इन्होंने भी प्रबंध को लेकर के अपना सिद्धांत दिया था। उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं हिंदी में। तो अगर आप लोक प्रशासन के एक छात्र हैं इस विषय के, या सरकार कैसे कामकाज करती है इस चीज में आपकी गहन रुचि है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियोस आपको हमारी पसंद आती हैं तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के ये लेक्चर। देखिए, हेनरी फायोल जो है, ये माना जाता है कि टेलर के समकालीन, मतलब जिस टाइम टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की बात करी थी उसी टाइम पर हेनरी फायोल ने भी अपना सिद्धांत दिया था। पर हेनरी फायोल ने लिखा था फ्रेंच भाषा में, और उसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ बहुत लेट जाकर के, इसीलिए दुनिया को हेनरी फायोल के बारे में बहुत बाद में पता चला। और टेलर ने सिंस इंग्लिश में ही लिखा था तो वो ज्यादा इजीली पॉपुलर हो गया। तो उनके लिए ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम हेनरी फायोल ने ही प्रशासन को अच्छे से समझा था और सामान्य सिद्धांत देने की उन्होंने बात करी थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्रशासन की बात हो रही है, लोक प्रशासन की नहीं। प्रशासन में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों आ जाते हैं, और ये वही विचारक है जिन्होंने ये माना था कि सार्वजनिक प्रशासन और जो निजी प्रशासन उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हेनरी फायोल ने प्रशासन के सिद्धांतों की व्याख्या करी थी, पर ये नहीं कह सकते कि लोक प्रशासन की करी थी उन्होंने। उन्होंने निजी क्षेत्र के अनुभव को ही बताया था। चलिए समझते हैं। तो इनकी जो बुक है वो आई थी 1916 में। एक सेकेंड, इनकी किताब आई थी 1916 में, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनका अनुवादित नाम है। ध्यान रखिएगा, इनकी किताब जो है वो फ्रेंच भाषा में थी। इंग्लिश भाषा में जब अनुवाद करा गया, उसका ट्रांसलेशन हुआ, तो उसके बाद में उस किताब को ये नाम दिया गया। यह अपने क्षेत्र में प्राचीन और शास्त्रीय रचना मानी जाती है। इसके संबंध में उर्विक ने लिखा है कि यूरोप और विशेषकर लैटिन अमेरिकी देशों में वाणिज्य प्रबंध के विचारों पर किसी अन्य ग्रंथ की अपेक्षा संभवतः इसका अधिक प्रभाव है। अब बात करें यूरोप की, अब बात करें जो आपका अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका जिसको हम कहते हैं, इन पर आप देखें तो वहां पर जो संगठन है उस विचार के हिसाब से आप समझे तो संगठनों के ऊपर हेनरी फायोल के इस सिद्धांत का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अमेरिका और इंग्लैंड में 1920 में ये छपी थी, परंतु इनके विचारों को कोई नहीं जान सका क्योंकि इनकी जो किताब थी वो फ्रांसीसी भाषा में छपी थी। 1929 में इसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ, और फिर जाकर के पता चला कि अच्छा ऐसी किताब भी है। एक चीज और, इनकी जो किताब थी, इन्होंने लिखा था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये अनुवादित नाम हमारे पास है। इस नाम को लेकर के भी इनको कई कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा था। इनको नहीं, मतलब जिन्होंने अनुवाद करा था, ये कहा गया कि इन्होंने जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, मैनेजमेंट की बात करी थी। कुछ इस तरीके की जो है इनके कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कंट्रोवर्सी में आपको जाने की जरूरत है। बस आप ये ध्यान रखिए कि फायोल ने क्या सिद्धांत दिए थे और किन आधारों पर इनकी जो है बुराई की जाती है, एक प्रकार से आलोचना की जाती है। तो इन्होंने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक संगठन को जब आप समझते हो, एक संगठन में 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, 6 प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं, एक्टिविटीज हो रही हैं। उनमें से प्रबंधकीय क्रियाएं भी एक है। ठीक है, एक मान लीजिए यहाँ पर बात हो रही है मैन्युफैक्चरिंग एरियाज की, जहां पर ऐसे संगठनों की जहां पर किसी चीज को बनाया जा रहा है, उत्पादन हो रहा है किसी चीज का। तो उन्होंने कहा 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, तकनीकी क्रियाएं, व्यापारिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखाक्रम और प्रबंधकीय। तकनीकी में क्या आ जाता है, जैसे कितना उत्पादन करना है, निर्माण कैसे होगा, अनुकूलता कितनी, उस हिसाब से। व्यापारिक में लेन देन का हिसाब किताब आ जाता है। वित्तीय क्रियाएं, पैसा कितना आया, कितना खर्च हुआ, उस हिसाब से है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सी, प्रबंधकीय क्रियाएं। प्रबंधकीय क्रियाएं हमें समझनी होगी, और हेनरी फायोल कहते हैं कि हर एक प्रकार के संगठन में आपको ये 6 की 6 क्रियाएं देखने को मिल जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि प्रबंधकीय क्रियाएं जो हैं उसको समझते हुए हम बताते हैं कि प्रबंध के तत्व कितने होते हैं। इन्होंने 5 तत्व बताए थे। जैसे आपको याद है, जब हम प्रगति और क्षेत्र की बात कर रहे थे लोक प्रशासन की, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, पोस्ट कॉर्ब।
पोस्ट कार्ब जैसा ही कुछ कुछ मिलता जुलता है, हालांकि इनका पोस्ट कार्ब नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा था कि 5 तत्वों से मिलकर के प्रबंध का कार्य है। एक जो मैनेजर है उसके काम क्या होंगे? 5 प्रकार के काम होंगे। नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन ऑर्गेनाइजिंग, समन्वय आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। आदेश आपको उनको एक तरीके से ऑर्डर देना पड़ेगा और नियंत्रण कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये 5 जो है तत्व इन्होंने बताए थे और ये माना था कि प्रशासन में प्रबंध जो है इन 6 की 6 क्रियाओं में से प्रबंध जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इन्होंने कहा था कि प्रबंध के तत्वों को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। नियोजन का मतलब क्या है? संगठन का मतलब क्या है? नियोजन जो है, नियोजन में हम क्या करते हैं, जब हमें मान लीजिए कोई काम करना है तो हम पहले से प्लानिंग करते हैं ना, हम अनुमान लगाते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे और मान लीजिए हम ये भी देखते हैं कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ सकता है, तो थोड़ा लचीलापन भी होता है। इसी को हम कहते हैं प्लानिंग करना। संगठन में क्या आता है? संगठन अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, मान लीजिए आप ये सोच के चलते हैं कि आज के दिन मुझे एक स्टार्टअप, एक कंपनी खड़ी करनी है, तो किस प्रकार की कंपनी होगी, उस चीज का आप प्लान करोगे, पैसा कहाँ से लाओगे, फिर आपने सोच लिया सारी चीजें, आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया। लोन आने के बाद में आप सामान खरीदोगे, रॉ मटेरियल कच्चा माल आप खरीदोगे, हो सकता है कुछ लोगों को आप नौकरी पर भी रखो, तो ये संगठन में आ जाती है सारी चीजें। इसके बाद में आदेश, जितने भी लोग आपने रखे हैं काम करने के लिए, आपने जो कर्मचारी रखे हैं उनको आपको बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये मशीन है, आपको ये काम करना है, उनको समझाना पड़ेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं ट्रेनिंग भी, और उनको आदेश भी देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। समन्वय, समन्वय में क्या चीजें आ जाती हैं? कोऑर्डिनेट करना। अब आप मान लीजिए 5 लोग वहां पे काम कर रहे हैं, तो 5 लोगों के आपस में तालमेल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी और आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। यही कहा जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय, ये सही रूप में प्रबंध का हृदय माना जाता है। हृदय मतलब प्रबंध की बिल्कुल कोर जो होती है, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो कोऑर्डिनेशन है। फिर आता है नियंत्रण। नियंत्रण में क्या आ गया कि अब मान लीजिए कोई कमियां हैं, कोई दुर्बलताएं हैं, कोई गलतियां हैं, उनको सुधारने के लिए आपको नियंत्रण का सहारा लेना पड़ेगा। इसका क्षेत्र व्यापक है, आपको हर प्रकार की हो सकता है नियंत्रण करना पड़े। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मानक आपने तय करे हैं, जो स्टैंडर्ड्स आपने तय करे हैं, उनके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हुआ ये कि 4 उन्होंने प्रबंध के तत्व बताए हैं। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि तत्व हैं, एलिमेंट हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फायोल ने अपनी पुस्तक में प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों का जिक्र किया था और ये 14 हैं, 14 जो है वो सिद्धांत हेनरी फायोल ने बताए हैं। आप नाम इनका याद रख पाए, वेल एंड गुड। थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए आप स्टेट पीसीएस वगैरह के लिए या फिर आप कोई बीए या एमए का प्रोग्राम में आपने एनरोल किया है, तब आपको इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो कार्य का विभाजन मतलब पहला आता है काम का बंटवारा होना चाहिए। सारा काम एक इंसान तो नहीं कर सकता। 5 लोग अगर आपने रखे हैं तो 5 लोगों के बीच में काम का बंटवारा होना चाहिए, वही तो होता है कार्य का विभाजन। फिर आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। एक इंसान को अपने काम करने का जिम्मा सौंपा है तो आपको उसको कुछ ना कुछ अधिकार भी देने होंगे। अनुशासन, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो जिस प्रकार से संगठन चाहता है उसी प्रकार से काम हो, अनुशासन में रहे। और एक अच्छे अनुशासन के लिए एक अच्छे नेतृत्व की हमें जरूरत पड़ती है। तो जो पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए। समझौते, जो फैसले होते हैं वो स्पष्ट और उचित होने चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो दंड विधान को जो है वो सही से लागू किया जाना चाहिए, तभी जाकर के हम अनुशासन को लागू कर पाएंगे। आदेश की एकता। अब 5 लोग हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि 5 के 5 आपका जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉस ने कहा था आज 100 यूनिट बनेंगे, बीच वाला सुपरवाइजर कह रहा है कि नहीं नहीं आज 100 यूनिट नहीं, आज 50 यूनिट बनेंगे, और जो बिल्कुल लोअर लेवल पे वर्कर काम कर रहा है वो सोच रहा है कि नहीं आज 50 छोड़ो, आज 10 यूनिट ही मैं बनाऊंगा। तो ये क्या हो रहा है? मिसमैच हो रहा है। आदेश की एकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा नहीं होगा तो वो जो कर्मचारी है उसको भ्रम हो जाएगा, वो सही से चीजों को समझ नहीं पाएगा और ये आखिर में संगठन के लिए नुकसान है। निर्देश की एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि सभी जो फैसले लिए जा रहे हैं एक जैसे हो और इस तरीके से बताए जाए वर्कर्स को कि किसी प्रकार की कोई भ्रांति उत्पन्न ना हो। फिर हम ये देखते हैं कि
हमारा हित ज्यादा महत्वपूर्ण है या पूरे संगठन का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो आप ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित का आपके लिए ज्यादा महत्व होना चाहिए। पारिश्रमिक, जो आप पैसे जो आप काम कर रहे हो, आपके बदले में वेतन मिल रहा है, तो वो होता है पारिश्रमिक। ये भुगतान करने का तरीका सही हो, उचित हो, न्याय संगत हो, जिससे कर्मचारी को भी एक सेटिस्फेक्शन आएगी और प्रॉब्लम कम से कम होगी। केंद्रीकरण में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो फैसला है वो किसी एक ही अधिकारी द्वारा लिया जाएगा या अलग-अलग अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा या किस लेवल पर, किस स्तर पर फैसला लिया जाएगा, ये हम अलग-अलग संस्थाओं की प्रकृति और उनके आकार पर देख करके फिर उस चीज पर ये निर्भर करते हैं कि संस्था है कैसी और उसका आकार कैसा है। फिर आता है अनुक्रम रूपी श्रृंखला, आरोही श्रृंखला। इसको हम कहते हैं एक प्रकार की हायरार्की। ठीक है, हायरार्की में क्या होता है कि आप जो है वो किस प्रकार से जो है बात कर रहे हो, एक बॉस ने अपने कर्मचारी को कैसे ऑर्डर दिया है और एक अगर कर्मचारी को भी अपने बॉस को कोई बात कहनी है तो वो किस प्रकार से होगी। व्यवस्था, सही प्रकार से सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए। हर एक वस्तु का, हर एक इंसान का एक उच्च स्थान होता है, तो उसी पर उनको वो स्थान जो उनको प्रदान किया जाना चाहिए। फिर आता है समता, न्याय, साम्य, सब दृष्टि। इसका मतलब ये है कि हमें अपने हर एक कर्मचारियों के साथ, अगर हम प्रबंध के हिसाब से देखें तो हमें अपने हर एक कर्मचारी के साथ दया और न्याय के साथ व्यवहार करना चाहिए। तभी कर्मचारी आदर दे पाएंगे और तभी वो हमारे ऑर्डर्स को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। फिर कर्मचारी के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आज उसने जॉब ज्वाइन करी और 15 दिन बाद वो छोड़ के चला गया। 2 साल, 3 साल, एक स्थायित्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर प्रेरणा, प्रेरणा मतलब वो किस चीज से ज्यादा प्रेरित होता है, मोटिवेटेड होता है वो काम करने के लिए। तो इन सारी चीजों के बारे में ये बात करी गई थी और फायोल ने कहा था कि प्रबंधकों को कर्मचारियों में प्रेरणा की भावना उत्पन्न करने का कार्य जो है वो करना चाहिए। सहयोग की भावना, सहयोग मतलब सब लोग मिल करके टीम के रूप में कार्य करें, ऐसी जिम्मेदारी भी किसकी है? प्रबंधक की ही होती है। चलो, हमने बात कर ली कि एक संगठन में कितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्रबंध के तत्व क्या है, प्रबंध के सिद्धांत क्या है। अब बात कर लेते हैं कि एक प्रबंधक जो होता है उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो हेनरी फयोल कहते हैं शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, मेहनती हो, मानसिक रूप से उसमें समझने और सीखने की योग्यता हो, अनुकूलता हो, निर्णय सही से ले, नैतिक गुण हो, कुछ शैक्षणिक गुण के बारे में बात करी थी, तकनीकी गुण हो, अनुभव हो। इसके अतिरिक्त फायोल ने व्यवसायिक क्रियाओं जैसे प्रबंधकीय, वित्तीय, व्यापारिक, तकनीकी, सुरक्षा, लेखांकन आदि योग्यताओं को भी प्रबंधकों के लिए आवश्यक माना है। अब इसके बारे में उन्होंने बात करी है प्रबंधकों की सार्वभौमिकता। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, आप अगर इन सिद्धांतों को फॉलो करें तो आप किसी भी संगठन में जो है वो उनको लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है, आलोचना पर बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, उसका नाम है गैंगप्लैंक। ठीक है, गैंगप्लैंक को आप हिंदी में बताइए क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये गैंगप्लैंक ही कहलाता है। इसमें इन्होंने कहा था कि मान लीजिए एक इस प्रकार की हायरार्की बनती है, इस प्रकार का एक जो पदानुक्रम है एक संगठन में वो बनता है। यहाँ पर आपका टॉप चीफ जो है वो बैठता है, यहाँ पर मान लीजिए वो कर्मचारी होते हैं और यहाँ पे आप चीफ लिख सकते हैं और बीच में जो है वो सुपरवाइजर होते हैं। इस तरीके से काम जो है वो होता है। मैं इसको थोड़ा और सिंपल बता दूं, ए, बी, सी, डी, ई और ये है एफ, ई, एच। तो अगर मान लीजिए बी से कोई काम करना है और फाइल एच के पास है, तो वो किस तरीके से चलेगी? एच से जाएगी ई के पास, ई से सी के पास, सी से ए के पास, ए से फिर वापस बी के पास आएगी। तो इससे समय बहुत ज्यादा लग रहा है। हेनरी फायोल ने कहा था कि इस समय को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है, जैसे ये फाइल सी के पास पहुंचे वो डायरेक्टली बी को भेज सकता है। यहाँ पर हमें इतने सारे लेवल जो हैं वो लेवल पे जाने की, इतने सारे स्तर पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसको कहा गया है लेवल जंपिंग, यानी जो स्तर आपने दिए हैं उन स्तर का उल्लंघन करके आप अपना काम जो है वो करवा सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन इसकी जो है वो परमिशन देता है तो। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। तो इनका कुछ आलोचनाएं जो हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली आलोचना तो इनकी ये हुई कि इन्होंने चीजों को बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है,
लेकिन ऐसा है नहीं। आधुनिक काल में अगर हम समझे तो संगठन के समक्ष आने वाली अधिकांश परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं, और अनिश्चित समय में आप एक प्रकार से इतना सरल तरीके से अगर आप चीजों को समझा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी उनको इग्नोर कर रहे हो। फिर इन्होंने कहा कि आपने कार्यात्मक प्रबंध और ये सारी चीजें कही, ये इंसान का जो मनोविज्ञान होता है उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध है। और जो आपने 14 सिद्धांत बताए हैं, उन्हीं का एक आलोचनात्मक विवरण करते हुए हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि ये अवैज्ञानिक हैं और ये लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियां मुहावरे जैसे एक ही जगह पे लागू किए जाते हैं, एक ही जगह पर ज्यादा प्रासंगिक होते हैं वो। तो उन्होंने कहा था ये लोकोक्तियां हैं और ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत जो है वो हर एक देश में, हर एक परिस्थिति में बिल्कुल सही तरीके से लागू किया जा सकता है, जबकि आपके द्वारा बताए गए 14 सिद्धांत के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो बताया उसमें कहीं पर भी लचीलापन नहीं है और अधिकांश आपके सिद्धांत एक दूसरे के विरुद्ध हैं। ग्रेकुनाज नाम के एक थिंकर है, उन्होंने कहा था कि अधिकांश वैज्ञानिक सिद्धांत एक दूसरे के विरुद्ध भी हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2 सिद्धांत परस्पर विरोधी हैं। पहला है नियंत्रण क्षेत्र सीमित होना चाहिए और दूसरा प्रशासनिक स्तर सीमित होना चाहिए। नियंत्रण क्षेत्र से हमारा मतलब क्या है? मान लीजिए एक चीफ है, उसके अंडर 4 सुपरवाइजर आते हैं, तो वो कितने लोगों का अच्छे से ध्यान रख पाता है, कितने लोगों पे सही निगरानी रख पाता है, वो आता है नियंत्रण क्षेत्र में। प्रशासनिक स्तर पर कितने आते हैं कि एक एक संगठन में कितने स्तर हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको 3 बताए थे ना, एक था उनका चीफ था, मुख्य, फिर बीच में सुपरवाइजर आ गए, फिर नीचे कर्मचारी आ गए, तो ये 3 स्तर हो गए, ये होते हैं प्रशासनिक स्तर। एक जगह तो हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर कम हो और दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि नियंत्रण क्षेत्र कम हो। ये दोनों ही बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। क्यों? इसको समझते हुए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए एक जगह 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं और एक सुपरवाइजर को आप जो है हद से हद 5 से 6 लोगों के ऊपर एक सुपरवाइजर आप रख सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि हर 5 से 6 लोगों के लिए अब आपको एक सुपरवाइजर की जरूरत हो गई, और 5 से 6 सुपरवाइजर के लिए अब आपको एक और उनका एक चीफ है उसकी जरूरत होगी, और इस तरीके से फिर क्या होगा, एक और चीफ होगा। तो ये क्या हुआ, प्रशासनिक स्तर बढ़ता चला गया। यानी अगर हमने ध्यान दिया किस पे, नियंत्रण क्षेत्र पे, तो हमारा प्रशासनिक क्षेत्र जो है वो बढ़ता जाता है। और दूसरी तरफ मैं अगर इसको कम रखने की कोशिश करती हूँ, तो हो सकता है एक सुपरवाइजर को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लोगों का भी सुपरविजन करना पड़ सकता है, नियंत्रण निगरानी उसको रखनी पड़ सकती है। तो दोनों ही सिद्धांत एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं। इसके अलावा और काफी सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, पर अनुशासित पद सोपान के मूल्यों पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया गया है। और कई जगह आलोचक ये भी कहते हैं कि एक अनुशासित पद सोपान के मूल्यों में जरूरत से कहीं अधिक विश्वास रखना भी गलत है। औपचारिक ढांचों के अतिरिक्त कुछ और तत्व भी होते हैं जो संगठन की एकता को बनाए रखते हैं और उसको सुचारू रूप से काम करने के योग्य बनाते हैं, जिनके ऊपर ध्यान हेनरी फायोल ने नहीं दिया, और इसी की वजह से इनका बहुत ज्यादा जो है वो आलोचना इनको फेस करनी पड़ी है। तो यहीं पर हम हेनरी फायोल के बारे में पूरा जो लेक्चर था वो खत्म करते हैं। अगर आप ये नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स। अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ये गारंटेड बैच है, टेस्ट सीरीज आपको यूपीएससी नेट और पीसीएस के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोक प्रशासन विषय के रूप में चुनने का सोच रहे हैं बट आपके पास बहुत सारे सवाल हैं, तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करके अपने सवालों के जवाब भी ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपको एक टेलीग्राम लिंक जो है वो मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करके आप हमसे डायरेक्ट भी जो है जुड़ सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।